देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला है जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्या नेचर होता है? पर्सनल, नॉमिनल, रियल या सस्पेंस अकाउंट? बताइए जॉइंट वेंचर का क्या नेचर होता है? रियल नहीं, क्या कर रहे हो? मैंने लिखवाया था ना जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस शो करता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब फर्स्ट मेथड पढ़ाया था तो तीनों नेचर लिखवाए थे। को वेंचरर का अकाउंट पर्सनल नेचर, जॉइंट बैंक अकाउंट रियल नेचर और जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका होता है नॉमिनल नेचर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो क्या है आपका? नॉमिनल नेचर है। सेकंड देखिएगा, ए और बी परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 40,000 एंड सोल्ड इट फॉर 60,000। ए और बी ने मिलकर एक लैंड खरीदी 40,000 में और उस लैंड को बेच दिया 60,000 में। ओरिजिनली जब ये 40,000 की लैंड आपको खरीदनी थी तो ए ने कंट्रीब्यूशन दिया 24,000 का और बी ने कंट्रीब्यूशन दिया 16,000 का। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बताइए कि जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना होगा। बताइए 40 में खरीदा और 60 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 30। तो बस आपसे केवल उसने पूछा है इस पर्टिकुलर वेंचर का प्रॉफिट निकालकर बताइए। तो सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर वेंचर पर जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 20,000। इनके कंट्रीब्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा कि किसी पर्टिकुलर को वेंचरर का प्रॉफिट बताओ, वरना फिर रेशो काम आता। इसने तो केवल ये पूछा है। 3:2 में आता है सर? क्या? 3:2 में बढ़ जाता है ना प्रॉफिट? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी तो उसने केवल ये पूछा था कि 40,000 में कोई चीज खरीदी और 60,000 में बेच दी, तो इस वेंचर पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ? तो द राइट आंसर इज 20,000। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ए फॉर अ जॉइंट वेंचर विथ बी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2 lakh। B sold 80% of the goods for ₹250 और बैलेंस जो गुड्स था वो बी ने कॉस्ट लेस 25% पर ले लिया। तो आपको जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालना है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाइए फटाफट समराइज तौर पर, बताइए मुझे निकाल कर कि प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना आ रहा है। गुड्स खरीदा 2 लाख में, ये मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसमें से 80% गुड्स 2.5 लाख में बेच दिया तो सेल वैल्यू आ गई आपकी 2.5 लाख। अब आपके पास बचा 20% गुड्स, तो 20% कितना हुआ? टोटल कॉस्ट थी 2 लाख का 20% 40,000, लेकिन इस 40,000 के गुड्स को -25% पर लिया, यानी 30,000 पर ले लिया। सर कैसे क्या हुआ? सर ये 30,000 कैसे आया? 40,000 को लेस कर दिया ना 25% से। वो बोल रहे हैं ना रिमेनिंग ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी एट अ कॉस्ट लेस 25%। तो देखो सर 40,000 का 25% कर दिया। 40 का 25% नहीं कर दिया, 40 लेस 25%। हाँ तो सर वही तो बोल रही हूँ, 40,000 का 25%। हाँ माइनस कर दिया उसमें से, तो रिमेनिंग बच गया 30,000, यानी उसने 30,000 में ले लिया। तो 2.5 लाख में तो सेल हुई,
2.5 लाख में तो सेल हुई और बचे हुए गुड्स को बी ने 30,000 पे ले लिया, तो अब प्रॉफिट निकाल लो कितना आ गया आपका। क्रेडिट साइड में तो 280 हो गया और डेबिट साइड 80। में 2, तो आपका आंसर आ गया ए। 80,000 का प्रॉफिट हुआ आपका जॉइंट वेंचर पर। बताइए, क्लियर है? यस सर, आगे। चलूं आगे। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन आइए। इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹20,000 is taken over by the venturer at 15,000, वो ये बोल रहा है कि 20,000 की कॉस्ट का गुड्स वेंचरर ने 15,000 में ले लिया, तो बताओ जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या वैल्यू क्रेडिट होगी? 15,000। 15,000। अभी अपन ने बात की भाई, अगर आपके पास कोई भी अनसोल्ड गुड्स बचता है तो जिस वैल्यू पर कोवेंचरर लेगा वही वैल्यू आपकी उस अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो यानी आंसर हो गया 15,000। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या नेचर है? पर्सनल, रियल, अरे कौन बोला है पर्सनल? तो मेरे को डिफरेंस बता दो सर, मेरे को डिफरेंस नहीं पता इनमें ढंग से। किस रियल चीज और का पर्सनल। डिफरेंस? किस चीज का डिफरेंस? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का डिफरेंस नहीं पता? यस, सब मैंने पर्सनल स्टार्ट। अकाउंट होता है जब कोई पर्सन आ जाता है, राम, श्याम, मोहन, उन्हें बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। और जो आपकी रियल अकाउंट होते हैं वो होते हैं थिंग्स के, आर्टिकल, कमोडिटी, असेट के जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं सारे। और जो अकाउंट प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं, यानी जिस अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल। लिखते हैं, वो नॉमिनल होते हैं। तो मैं अभी बात, और जस्ट डिफरेंस की तो बात ही नहीं थी, पहला क्वेश्चन करवाया और उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन पे आप गलत आंसर दे रहे हो। पहला क्वेश्चन ही यही था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्या बताया था पहले क्वेश्चन का आंसर? नॉमिनल। तो अब ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर पर्सनल कैसे बन गया? है तो ये भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ही। हाँ, तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? नॉमिनल। नॉमिनल। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है वो भी क्या है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना। ए परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹42,500, बी सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 एट ₹50,000। यानी बात को समझो, ए ने 42,500 रुपए खर्च करके कोई माल खरीदा, तो यानी मेरे पास कॉस्ट तो आ गई 42,500, इसमें से 40,000 का माल आपने 50 में बेच दिया, तो अभी भी 2,500 का माल बचा के नहीं बचा आपके पास? अब इसने पूछा है जो बैलेंस गुड्स है दैट इज टेकन ओवर बाय ए, ध्यान से सुनना, एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज इन केस ऑफ सेल। वो बोल रहा है, इधर देखो, आपने 40,000 का माल 50,000 में बेचा, मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमाया? 10,000। प्रॉफिट कमाया 10,000 का। क्या यहां तक क्लियर है बिल्कुल सबको? क्या मैं इसका परसेंटेज निकाल सकता हूं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया 40,000 की कॉस्ट पर, सेल से निकाल लो चाहे प्रॉफिट को कॉस्ट से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आया प्रॉफिट का परसेंटेज? बताओ कितना आया? 25। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब 40,000 का माल बेचा तो मैंने उस पर 25% प्रॉफिट कमाया। बोलो एग्री यहां तक? यस सर। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है वो सुनना, कि बचा हुआ गुड्स, तो मुझे पहले तो ये बताओ कितने का गुड्स बाकी है अभी भी?
कितने का गुड्स अभी भी बाकी है? 250। 2500 का गुड्स अभी भी बाकी है। इसको भी सेम प्रॉफिट लगाकर आपने लिया, तो 2500 में प्लस कर दो 25%। तो बताओ कितने में खरीदा गया ये गुड्स? 3000। 2500 में 25% जोड़ो, 3125। 3125। तो देखिए इसने क्वेश्चन भी यही पूछा था 3000। कि अगर बचे हुए गुड्स को ए ने सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पर ले लिया, तो वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर उसने गुड्स को टेक ओवर किया है। तो गुड्स के टेक ओवर की वैल्यू आ गई 3125। गुड्स की टेक ओवर परसेंटेज निकालने के बाद क्या किया? क्या चीज वापस बोलो? आपने परसेंटेज निकालने के बाद क्या किया? देखो परसेंटेज तक समझ आ गया? 25% तक? यस सर। यानी इसका मतलब समझो पहले तो, इस 25% का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स की कॉस्ट है उसमें मैं 25% प्रॉफिट जोड़कर बेचता हूं। क्लियर? यस सर। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा है जो बैलेंस गुड्स बचा हुआ है ना, वो भी सेम परसेंटेज पर ए ने ले लिया। तो मुझे बताओ पहले तो गुड्स बचा कितने का है? बताओ तनीषा। तनीषा ने पूछा ना, किसने पूछा? यस सर। हाँ तनीषा बताओ, आपके पास 42,500 का गुड्स था, उसमें से आपने 40,000 का तो बेच दिया, तो कितने की कॉस्ट का गुड्स बचा हुआ है आपके पास? 2500। यहां तक क्लियर? बिल्कुल। यस सर। अब वो बोल रहा है इस पर भी वही प्रॉफिट कमाना है जो प्रॉफिट आपने ऊपर कमाया, तो यानी इसमें भी 25% का प्रॉफिट जोड़ दूं? यस सर। तो बताओ इस गुड्स की वैल्यू क्या आ गई जो ए ने लिया? 3125। बस यही क्वेश्चन उसने मांगा है। उसने बोला बचा हुआ जो गुड्स था ना वो ए ने ले लिया, और ए ने उसी रेट ऑफ प्रॉफिट पर लिया जिस रेट ऑफ प्रॉफिट पर आप माल को मार्केट में बेचते हो। तो बताओ उसने जो गुड्स लिया उसकी वैल्यू क्या है? तो उसकी वैल्यू आ गई 3125। बताओ क्लियर है? यस सर। तो आंसर हो गया इसका 6 का ए। चलिए अब ये पूछ रहा है आप व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट। आपने अपनी बुक्स में को वेंचरर का अकाउंट खोला है, तो को वेंचरर तो पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर आपने जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर ओपन किया है तो उसका नेचर आपका क्या हो गया? पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया होगा आपका। बोलो क्लियर है? यस सर। आइएगा अब 8th पर। अब इसको वापस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखना। एम एंड एन इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया जहां पर एम सप्लाई करेगा 6000 का गुड्स और 100 रुपए का उसने क्या किया है? खर्चा किया है। एन ने सारा माल 7,500 में बेच दिया और 200 रुपए का उसने खर्चा किया है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। आपको यह बताना है कि जो एन है रेमिट्स एम द अमाउंट ड्यू, तो रेमिटेंस का अमाउंट आपको बताना है कि एम को कितना पैसा भेजोगे आप। जब फाइनल सेटलमेंट हो गया, अकाउंट माल बिक गया, तो आपको यह बताना है कि एम को कितना पैसा दोगे। निकाल के बताओ फाइनल रेमिटेंस। एन का बनाना होगा ना? क्या सर एन का बनाना होगा ना? एम का, एम को निकालना है, एम को कितना पैसा दोगे। तो एन का बनाएंगे अपन। एन का क्यों बनाओगे? एम का बना लो ना डायरेक्ट। एम क्या क्या मांगेगा आपसे वो बना लो और ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट का शेयर निकाल लो। एम ने क्या क्या खर्चा किया बताओ। सर एम ने सर 100 रुपए लगाए। 6000 का तो माल खरीदा, तो ये पैसा लेगा प्लस 100 रुपए का खर्चा लेगा। दो चीजें तो वो ये लेगा।
और प्लस अपना प्रॉफिट का शेयर लेगा कि नहीं लेगा वो? यस। तो प्रॉफिट का शेयर निकाल लो, इसका कितना बना। तो उसके लिए पहले टोटल प्रॉफिट निकालो जॉइंट वेंचर बिजनेस का। तो 6000 का खर्चा, 100 का खर्चा और 200 का खर्चा, और माल बेचा 7500 में। प्रॉफिट निकालो कितना आया। सर ये अपने 2000 लिख 200 ही लिखे मैंने, सही कर दिया। ₹1200। ये आंसर आ गया। 6700 रुपए दोगे आप उसे। मतलब बहुत परफेक्शन चाहिए, आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी स्पीडअप में होनी चाहिए। वापस से देख लेना। देखो मैंने सबसे पहले एक ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट निकाल लिया कि भैया 6000 रुपए एम ने लगाए, 100 रुपए एम ने लगाए, और ये एन ने लगाए, और ये एन ने माल बेचा। ये प्रॉफिट बोथ का है, दोनों का, आधा आधा, एम का और एन का, 600 और 600। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर ये वाला तो समझ में आ गया सर। आपने जो पहले एक बार रेमिटेंस वाला सिखाया था, हाँ तो उसमें जो आपने क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए थे तब वो वाला नहीं समझ में आया था। वो तो मैंने कहा था ना, वो गड़बड़ हो गए थे ना ऑप्शंस कुछ, वो मैं उसको Yes, करेक्ट करके बता दूंगा मैं, है ना। वो करेक्ट कर, वो कुछ ऑप्शंस मैंने गड़बड़ ले लिए थे भाई। मैं तो एक सिंपल सी यस बात सर, वो हाँ ऑप्शंस में 3,33,000 करके था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तो एक चीज ध्यान रखो, मेरी बात जो है ना वो समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको रेमिटेंस निकालना है तो रेमिटेंस में अपने को क्या क्या लेना है भैया। देखो सीधी सी बात है, जितना भी सामने वाले ने खर्चा किया आप उसे वो दोगे कि नहीं दोगे। यस सर। और प्लस उसका जो प्रॉफिट का शेयर बनेगा वो उसको दोगे कि नहीं दोगे। यस सर। तो अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में हमें निकालना किसका है, एम को क्या मिलेगा। शॉर्टकट तरीका चलना है, एम को क्या मिलेगा। तो आप ज्वाइंट वेंचर में लिखते जाओ एम और एन के नाम के आगे कितना कितना पैसा है। अब आपको ये निकालना है एम को कितना मिलेगा, तो एम के नाम के आगे जो जो अमाउंट है वो सब जोड़ लो। तो देखो एम को आपको एक तो 6000 रुपए देने पड़ेंगे, एक 100 रुपए देने पड़ेंगे, और एक 600 रुपए देने पड़ेंगे। तो बताओ एम को आप टोटल कितना दोगे। 6700। 6700। तो आंसर आ गया ए। बताओ क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। नेक्स्ट 9th, ए और बी ने 20,000 में एक लैंड खरीदी और उसे 60,000 में बेच दिया। ओरिजिनली ए ने 12,000 रुपए लगाए थे, बी ने 8,000 रुपए लगाए थे। ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट के लिए मुझे इन्होंने क्या पैसा लगाया उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने खरीदा कितने में 20 में। और बेच कितने में दिया। 60। तो द प्रॉफिट विल बी 60। 40,000। ये आंसर हो गया। 40,000। प्रॉफिट आ गया मेरे पास 40,000। नेक्स्ट 10th, देखो ए एंड बी ने एक ज्वाइंट वेंचर किया जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस को 1:1 में बांटेंगे। ए ने 20,000 का माल खरीदा और बी ने उसे 25,000 में बेच दिया। ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेज पर और बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पर। आपसे पूछा है ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालकर बताइए। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लो फटाफट से और बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है। खर्चे लिख दो, सेल्स में 25,000 लिख दो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कि प्रॉफिट का अमाउंट क्या आएगा। सर कमीशन लिखने के बाद का या फिर सिर्फ कमीशन नॉर्मल बाद ही निकालोगे ना, बिजनेस का प्रॉफिट तो करवाया ना मैंने, सेम क्वेश्चन करवाया है, एग्जाम्पल बनाकर कमीशन लिए थे दोनों। $20,000 का गुड्स खरीदा। सर 3550 बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और 25,000 में बेच दिया।
ए को कमीशन 1% परचेज पर मिलेगा तो 2000 का कमीशन हो गया, और बी को सेल पर मिलेगा तो 25,000 का। 200 आएगा ना? 200 आएगा क्या? 200 लिख दो, और इसका कमीशन 1250। यस सर। बस अब प्रॉफिट निकाल लो। 355 तो 25,000 में से हटा दो 20,000 माइनस 200 और माइनस 1250, 3550 आंसर आ जाएगा। ये लो, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत बेसिक फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सर ये वाला थोड़ा सा दिमाग में था, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला? तो वो था ना परसेंटेज वाला, सेल वाला, हाँ, वो थोड़ा सा था। आ जाओ, कुछ नहीं था उसमें भी। देखो क्या बोल रहा है अभी है 11th में, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम निल। आपके पास एक 10,000 का माल था, समझना बात को ध्यान से। अब ये 10,000 का माल जो आपके बिजनेस का था, यानी जॉइंट वेंचर का था, एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, और इसका जो क्लेम है वो कुछ नहीं है। तो बताओ आपको नुकसान हुआ क्या? हाँ सर, कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का हुआ। तो बताओ इस 10,000 को कहां दिखाओगे? डेबिट साइड। कहां पे डेबिट साइड? किसके? बैलेंस शीट के डेबिट साइड में? नहीं सर, जॉइंट वेंचर का अकाउंट। आप तो फिर पूरा बोलो ना, आंसर कौन सा हुआ? 11th का ये आंसर हो गया सी। सी। हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या ये जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड है क्या, या ये आपके पीएनएल का नुकसान है? पीएनएल का। तो फिर सी कैसे हुआ आंसर? नो एंट्री। अब नो एंट्री बोल दिया भाई। सर, समझो, अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। देखो ये बोल रहा है 10,000 का एक गुड्स था आपका, ठीक है, और वो एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, जिसका आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। तो ये जो नुकसान है ना, ये नुकसान बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल नेचर का नुकसान है, और ये नुकसान जो लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ, ये कहां आना चाहिए? ये पीएनएल अकाउंट का है, जॉइंट वेंचर का नेचर का नहीं है। तो इसे आप जॉइंट वेंचर में कहीं अगर होता ना, तो पता है मैं एंट्रियां तो बताता, इसकी नहीं बताता आपको। थोड़ा लॉजिक ऐसे भी लगा लिया करो आप। मैंने आपको कहीं भी किसी इंश्योरेंस क्लेम, जॉइंट वेंचर, उसकी अकाउंटिंग लिखवाई क्या? नहीं सर। अच्छा, कभी आ सकता है क्या? देखिए बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जॉइंट वेंचर के अगर कोई भी जो गुड्स है ना वो लॉस्ट हो गया कोई एक्सीडेंट की वजह से या कुछ भी, तो बेसिकली क्या होता है, इस नुकसान को हम अपने फाइनेंशियल नेचर का नुकसान मानते हैं, और अल्टीमेटली हम इसको कहां चार्ज करते हैं? अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। हम इसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं डालेंगे। नुकसान तो हुआ है पक्का पक्का हमें, लेकिन ये नुकसान जॉइंट वेंचर में न डालकर हमें कहां डालना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? नो एंट्री वाला, नो एंट्री, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 12th, आप खुद पढ़ के बताएंगे मुझे 12th में क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ज्वाइंट वेंचर और पार्टनर्स? अरे क्या हो गया भाई, क्या ज्वाइंट वेंचर और पार्टनर एक ही चीज है क्या? अरे भाई हो ना, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही?
डिफरेंस होता है, जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर वेंचर होता है, पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल अलग फर्म नेम से चलती है। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर आर सेम, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट होता है जब हम माल को, बेसिकली एजेंसी रिलेशनशिप, कि हम अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर देते हैं और वो एजेंट हमारे बिहाफ पर माल बेचता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने गरिमा को अपना एजेंट बना दिया कि गरिमा क्या करेगी, मेरे बिहाफ पर माल बेचेगी और मैं उसे कमीशन दूंगा। तो बेसिकली ओनर मैं हूं, माल मेरा है, रिस्क मेरी है सारी, बस मैंने सिर्फ अपना बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से क्या किया कि मैंने गरिमा को एज एन एजेंट अपॉइंट कर दिया। तो उससे हम बोलते हैं कि वो मेरी एजेंट है, कंसाइनमेंट एजेंट। मैं माल बेचने के लिए उसके पास भेजूंगा, वो क्या करेगी, माल बेचेगी, उस पर उसको कमीशन मिल जाएगा। बाकी सब रिस्क और प्रॉफिट किसके होंगे, मेरे होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, देयर इज नॉट सेपरेट एक्ट फॉर द ज्वाइंट वेंचर, बिल्कुल ठीक है। ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एक्ट या लॉ नहीं बना हुआ है। आपकी आपसी सहमति पर एक वेंचर आपने चालू किया, इसके ऊपर कोई भी लॉ के प्रोविजन नहीं है, सेपरेट एक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग सकता है, माल बेचते हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग सकता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हो ना, तो आपके ऊपर एक पर्टिकुलर एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट। जब आप कोई पर्टिकुलर कंपनी ओपन करते हो तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। जब आप इनकम कमाते हो और टैक्स देते हो तो उस पर आपका इनकम टैक्स लगता है। लेकिन ऐसा जॉइंट वेंचर को लेकर कोई सेपरेट एक्ट कहीं भी बना हुआ नहीं है। जॉइंट वेंचर के रेस्पेक्ट में कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? तो इसने यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपके पास जो सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और डी में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर द नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज नन ओनली, नहीं ये भी नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में थर्ड पार्टी तो हो सकती है ना, जिसको माल बेचोगे, डेटर क्रेडिटर जो क्रिएट होते हैं, बीआरबीपी के जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो भी थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है। तो इसका 12th का आंसर हो गया सी। 13th सुनना, इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द ज्वाइंट वेंचर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। अगर आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हो तो बताइए कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हो आप? सर तीनों, जॉइंट बैंक भी फॉलो होता है, ज्वाइंट वेंचर भी मेंटेन होता है, को वेंचरर भी मेंटेन होते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ दीज, ये सभी अकाउंट, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल। 14th, if a co-venturer takes away goods under the memorandum joint venture method, then he will debit these goods in his books to the joint venture account. क्या? The joint venture account, sorry सर, उसे पर्सनल अकाउंट, मतलब जो दूसरा को वेंचर है उसके नाम पे है। क्या कर रहे हो, वापस पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दबाजी बहुत जल्दी हो जाती है आपको। इफ परचेज अकाउंट, हाँ, अब किसने बोला है परचेज अकाउंट? पहले तनीषा ने, और पहले गलत किसने बोला था, रिद्धि ने कि किसने? यस सर, मैंने रिद्धि ने। क्वेश्चन पढ़ा करो रिद्धि, थोड़ा धीरे, ऐसा नहीं है कोई बहुत जल्दीबाजी करनी है। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ये बोल रहा है एक को वेंचरर अगर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड फॉलो कर रहा है, तो अब आपके दिमाग में मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड आना चाहिए। इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, यस सर, और आप बनाते हो इसमें ज्वाइंट वेंचर विथ अदर को वेंचरर अकाउंट। ठीक है,
तो आप मुझे बताओ, जब आप अपनी बुक्स में अपने ट्रांजैक्शन लिखोगे तो अगर अब आपने कोई गुड्स लिया है तो आप तो उसे नॉर्मली परचेजेस बोलोगे ना। यस सर। ठीक है, तो यानी 14th का आंसर क्या हो गया, हम उसे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के नाम से लिख देंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करते हो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, तो एंट्री क्या करते हो इसकी बताओ। मैंने आपको सबसे पहली एंट्री जब लिखवाई थी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की, तो यही बताया था कि जब हम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बताओ एंट्री क्या होगी। सर जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ जी, आप एंट्रियों पे जा सकते हैं, वहां मैंने आपको फर्स्ट एंट्री यही लिखवाई थी कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो कैपिटल लगाते हो उसकी एंट्री करते हो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स अकाउंट। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, द अकाउंट ओपन्ड इन द बैंक इन द जॉइंट नेम ऑफ द कोवेंचरर इज, कोवेंचरर के जॉइंट नेम से जो अकाउंट बैंक में खोला जाता है उसे क्या बोलते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट। बिल्कुल, जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर बिजनेस में जो पर्सन्स पार्टनर बनते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, कोवेंचर। तो कोवेंचरर सेकंड आंसर हो गया। अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर ईच कोवेंचर ओपन ओनली वन अकाउंट विच इज इन द नेचर ऑफ, पहले तो मुझे ये बताओ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में आप अकाउंट कौन सा खोलते हो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में मैंने आपको बताया था आप अकाउंट खोलते हो जॉइंट वेंचर विद अदर कोवेंचरर अकाउंट, यही खोलते हो। यस सर। तो ये इस अकाउंट का नेचर क्या होगा, पर्सनल, बोलो। पर्सनल हुआ, पर्सनल नेचर, बिल्कुल ठीक। तो यानी वो बोल रहा है कि हर कोवेंचरर जो एक अकाउंट ओपन करता है उस अकाउंट का नेचर क्या होगा, पर्सनल नेचर रहेगा। फोर्थ, when goods are sold for the joint venture the account to be credited in the separate set of books, सेल की एंट्री बताओ जल्दी से। जब आप माल बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो, फर्स्ट मेथड में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में माल को बेचने की एंट्री बताइए। इतना टाइम नहीं सर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, सेल की एंट्री होती क्या, और कोई बताएगा। नो सर, सेल की सर उल्टी होती है, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ, यानी जब आपने माल बेचा होगा तो आपके पास पैसा आया होगा, तो यानी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक वेंचर। तो बताओ आपने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है यहां पर, वेंचर। तो बस इसने यही पूछा है। देखो क्वेश्चन को समझना सीखो बस। ये बोल रहा है जब गुड्स को बेचा गया तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में उस अकाउंट का नाम बताओ जिसे आपने एंट्री में क्रेडिट किया होगा। तो आप जब गुड्स बेचते हो तो गुड्स बेचने की आपकी एंट्री बनी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आपने किस अकाउंट को क्रेडिट किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। फिफ्थ, सुनना ध्यान से, द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर मेंटेनिंग द अकाउंट्स रिगार्डिंग द जॉइंट वेंचर। सुनो इसे क्या बोला, पहले तो क्वेश्चन समझो। ये बोल रहा है जब कोवेंचरर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, यानी एक
को वेंचरर जब जॉइंट वेंचर बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है और उस जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ तो वो उस प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या करेगा? जानते हो जॉइंट वेंचर में दो जने होते हैं, एक तो जो रिकॉर्ड कर रहा है और एक अदर। अब आपको प्रॉफिट हुआ, मान लो 5,000 तो आपका खुद का है और 5,000 दूसरे का है, तो बताओ अब इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? याद करो आप क्या करते हो, आपका शेयर तो आप पीएनडल के नाम से लिखोगे। यस। यानी ध्यान से सुनना, जो को वेंचरर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है उसका जितना शेयर बनेगा वो किस नाम से लिखेगा? पीएनडल के नाम से। और दूसरे को वेंचरर का जो हिस्सा बनेगा उससे वो उसे क्रेडिटर बना देगा, तो उस प्रॉफिट के हिस्से को वो उसके नाम से लिख देगा। तो यानी क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी प्रॉफिट आपको हो रहा है जॉइंट वेंचर पर, तो आपका शेयर तो आप पीएनडल में डालोगे और दूसरे को वेंचरर का शेयर उसके नाम से आ जाएगा। देखो 6 में क्या पूछ रहा है, जनरली व्हेन द साइज ऑफ वेंचर इज, क्या साइज होना चाहिए ताकि को वेंचरर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करें? क्या एक छोटे से ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट सेट बनानी चाहिए या एक बड़े ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स बनानी चाहिए? बड़े। कोई नॉर्मल सी बात है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्वाइंट वेंचर तो बहुत छोटा सा है और उसकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाने के खर्चे बहुत ज्यादा आ गए आपके। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हो तो ये उन्हीं ज्वाइंट वेंचर के लिए मेंटेन करते हो जो बहुत बड़े होते हैं नेचर में। अगर छोटे हैं ना तो सिंगली कोई भी एक व्यक्ति ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर सकता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब ध्यान से सुनो इसने क्या पूछा है, इज द कॉन्सेप्ट विच द ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो। ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग किस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है? अब देखिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मुझे एक बात बताओ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सुना है आप लोगों ने इसका नाम? हाँ सर। क्या होता है बताओ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? जब बिजनेस जो है वो लाइफ लॉन्ग तक चलता ही रहता है। हाँ, अब क्या ज्वाइंट वेंचर इसी आधार पर बनता है क्या, या ज्वाइंट वेंचर तो थोड़े से समय के लिए बनेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा? सर कुछ टाइम भाई हमने ये चीज पढ़ी है ना कि ज्वाइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है। एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए आपने ज्वाइंट वेंचर बनाया और जैसे ही वो पर्टिकुलर वेंचर आपका खत्म हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कौन सा कंसर्न फॉलो नहीं करता है? ये ज्वाइंट वेंचर जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। क्या एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। क्या डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। यस सर। ठीक है ना? तो ये किसको फॉलो नहीं करेगा? गोइंग कंसर्न के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। देखो अब फिर इसने क्या बोला आगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा। इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अगर ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट को बताएगा या लॉस को बताएगा? प्रॉफिट को। तो बस वही आंसर हो गया कि प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब देखो, अब जैसे इसने ये लिखा, अब ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग तो पता लग जाए, बट बहुत मुश्किल होता है समझना। ये बोल रहा है इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कौन सा अकाउंट आप मेंटेन करते हो जो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखिए आंसर मत समझो, वैसे समझना। देखिए ज्वाइंट वेंचर में
केवल एक ही मेथड ऐसा है जहां पर हम एक अकाउंट बनाते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब आप थर्ड मेथड फॉलो करते हो तो वहां पर एक अकाउंट ओपन करते हो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, याद है आपको? और उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है वो एज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता। तो वो यही चीज पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो डबल एंट्री सिस्टम का यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। तो केवल और केवल जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स होते हैं, और इवन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर नहीं, पूरी अकाउंट्स में जितने भी आप मेमोरेंडम अकाउंट्स ओपन करते हो वो सारे मेमोरेंडम अकाउंट्स आपके क्या होते हैं, कभी भी डबल एंट्री सिस्टम यानी बुक स्टेटमेंट बोला जाता है ना, क्या तो स्टेटमेंट बोला जाता है ना। समझा नहीं, मैं आवाज नहीं आई, वापस बोलो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि इनमें से हाँ मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी नहीं होते, अकाउंट ही है होने को, तो स्टेटमेंट भी बोलना को जरूरी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि मेमोरेंडम वर्ड केवल क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए उन ट्रांजैक्शंस को लिखते हो बस, केवल ये चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाओ अकाउंट के फॉर्म में बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। ऐसा नहीं कि ये कोई स्टेटमेंट होता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो अकाउंट फॉर्मेट है, वही डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है ना। बस बात ये हो रही है कि जहां पर भी मेमोरेंडम वर्ड जुड़ जाता है ना, तो मेमोरेंडम जो होता है वो कभी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर अफेक्ट नहीं डालता, तो वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट, व्हेन को-वेंचरर इनिशियली कंट्रीब्यूट फॉर अ जॉइंट वेंचर, जब किसी भी जॉइंट वेंचर में इनिशियली आप कंट्रीब्यूशन करते हो और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हो, तो बताओ किस अकाउंट में डेबिट करते हो? जॉइंट बैंक। बस बिल्कुल वही इसने पूछा है, तो इसका आंसर हो गया जॉइंट बैंक अकाउंट में हम उसे लेते हैं। जॉइंट वेंचर बिजनेस में क्या मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट है क्या? नहीं है, तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि भैया जॉइंट वेंचर बिजनेस में केवल इतने ही लोग काम कर सकते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है? भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट आप जो बनाते हो वो क्या फाइंड आउट करने के लिए बनाते हो? क्या हो गया भाई? प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो यानी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, एक्रूअल सिस्टम भी ये फॉलो नहीं करेगा। देखो इसने क्या बोला है, जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो, फिर आंसर दे रहा है एक्रूअल बेसिस। अब ये तो थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ है कि जॉइंट वेंचर में अगर हमने कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे लिखेंगे कि नहीं, ये तो कहीं इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। एक बार है ना 13th क्वेश्चन का आंसर में देख, सर ऊपर ही सेम क्वेश्चन था तब तो इसने वही बोला, गोइंग कंसर्न हाँ कंसर्न। नहीं नहीं, एक मिनट है ना, इसको 13th को आप अभी रुकना, मैं देख के बताऊंगा आपको ये कैसे इन्होंने इसका 13th को एक बार छोड़ देना। आओ 14 पर आते हैं पहले। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड तो देन एक्सपेंस पेड बाय द वेंचरर। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में उसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हो, अब खर्चा किसी एक को वेंचरर ने किया है, तो बताओ एंट्री क्या डालते थे उस खर्चा करने की? क्या उस पैसे से आप उस कोवेंचरर को क्रेडिटर बनाते थे कि नहीं बनाते थे? सर जॉइंट बैंक टू, नहीं जॉइंट वेंचरर टू जॉइंट, सॉरी सर वो को वेंचरर क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हो?
सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, किसी को वेंचरर ने खर्चा किया, एंट्री बताओ क्या बनेगी? खर्चा बिजनेस का है तो ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट करोगे ही करोगे, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। यही तो एंट्री बनती थी। तो वो यही चीज पूछ रहा है कि अगर आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हो और किसी एक वेंचर ने खर्चा किया है तो उसे क्या करोगे ज्वाइंट वेंचर में? उसे हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। याद करो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बताई थी मैंने? अगर खर्चा ज्वाइंट कैश में हुआ है तब तो आप एंट्री करते थे ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, क्योंकि पैसा ज्वाइंट बैंक से जाएगा। लेकिन अगर खर्चा किसी को वेंचरर ने किया है तो एंट्री क्या डालोगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर अकाउंट का नेचर क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। क्या क्लियर है ये बातें? अच्छा, वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, आपका जो पहला टेस्ट है उसमें ना कॉस्ट शीट के अलावा कुछ और टॉपिक भी आपके डाले जाएंगे, तो आप एक बार उन टॉपिक्स को लिख लें। मैं एक बार